हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3H पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स ये प्रश्नावली आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज इस वीडियो को आप पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें और ये आप बताएं जरूर कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है, तो उनमें से प्रत्येक 2000 रुपये यदि बचाता है पर मंथ तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमें दो चीजें दे रखी है, एक तो उनके मासिक आय का अनुपात दे रखा है, यानी वो दोनों जो हैं वो हर मंथ कितना कमाते हैं, कितना अर्जित करते हैं, कितना धन अर्जित करते हैं वो आपको दिया है, और वो दोनों कितना हर महीने खर्च करते हैं उनके रेशियो दिया है। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है उनकी मासिक आय, तो मान लेंगे, कैसे मानोगे, यहां माना ए तथा बी की मासिक आय कितना है। मासिक आय आप ध्यान रखिएगा। अब ए का कितना है, ए और बी यहां दिया है, ए और बी यहां दे रखा कितना है 9,7। इसका मतलब है ए का हमें मान लेना 9x और बी का कितना मान लेना है 7x। तो क्या मान लेंगे, क्रमशः कितना मान लेना है, क्रमशः 9x तथा बी का कितना मान लें 7x। ये दोनों की क्या है, ये दोनों की कमाई है या दोनों की आय है। ठीक है। और आगे यहां से लिखेंगे तथा ए और बी के व्यय क्रमशः, इसको कितना मान लें, ए और बी के जो मासिक व्यय है वो क्रमशः कितना है। अब इसका मान लें 4y, इसको 3y, तो 4y तथा कितना मान लें 3y है। ठीक है। हमने ये मान लिया कि जो वो पर मंथ कमाता है, जो आय है उसकी 9x है और जो बी की मासिक आय है वो कितना है 7x है। कहाँ से मिला, ये जो रेशियो दे रखा था वो क्रम से पहले ए है तो ए का 9x हो जाएगा, बी का हो जाएगा 7x। तो हमने मान लिया, माना ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 7x और 9x, यानी ए की जो मासिक आय है वो 9x है और बी की जो मासिक आय है वो कितना है 7x है। और इसी प्रकार से हम उनके खर्चों को भी मान लें तथा ए और बी के व्यय जो है क्रमशः वो कितना है 4x है और 3y है। मतलब ए का जो व्यय है वो 4y है और बी का जो व्यय है वो कितना है, वो 3y है। अब यहां से प्रथम शर्ता दो समीकरण बन जाएगा। यहां से प्रथम शर्ता अनुसार अब बताइए, अगर आप ए के मासिक आय में से ए के व्यय को घटाएंगे, ए के मासिक आय में से ए के मासिक व्यय को घटाएंगे तो उसका बचत मिलेगा ना। भाई ए कमाता कितना हर महीने 9x कमाता है, खर्च कितना करता है 4x। अगर आप उसके मासिक आय में से उसके व्यय को निकाल देंगे तो उसका बचत बचेगा, यानी क्या हो जाएगा, प्रथम शर्ता अनुसार में 9x ये क्या है, ये ए की कमाई है, ए का आय है और वो खर्च कितना करता है, खर्च करना मतलब है वो
घटेगा भाई, खर्च करना जितना भी कमाता हो उसमें से घटेगा खर्च। तो कितना बचाता है, जब उसके आय में से उसके खर्च को निकाल देते हैं तो हर महीने वो 2000 रुपये का बचत करता है, ऐसा आपका प्रश्न बोलता है। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब इसी प्रकार से द्वितीय शर्तानुसार अब कहता है कि बी वाले की बात करें तो बी कितना कमाता है, 7x कमाता है, खर्च कितना करता है, 3y खर्च करता है। तो अगर हम उसके मासिक आय में से उसके खर्च को निकाल दें तो क्या बचेगा, उसका बचत बचेगा, और इसका भी बचत कितना है, वो 2000 उसका भी है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, समझ में आया? फिर से, अगर ए के मासिक आय में से ए के मासिक व्यय को निकाल देंगे, घटा देंगे, तो आपको मासिक बचत मिलेगा, और मासिक बचत कितना है, 2000 रुपये, ठीक है। और बी के मासिक आय में से बी के बचत को घटा देंगे तो बी का क्या मिलेगा, बचत मिलेगा। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, आपको अगर हल करना है तो या तो समीकरण 1 में x या y के गुणांक को बराबर कर लीजिए, या तो समीकरण दोनों में y के गुणांक को बराबर कर लीजिए। तो अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ 3 से गुणा कर दे, 4 3 12, और इसमें 4 से गुणा कर देते, ये भी 4 3 12 हो जाएगा, ये भी 12 ये भी 12, दोनों को अगर 12 बना लेंगे तो y के गुणांक समान हो जाएंगे। तो समान करने के लिए क्या लिखोगे आप, लिखोगे समीकरण 1 में कितने से, 3 से, तथा समीकरण 2 में कितने से, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर। तो चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है, तो इसके तीनों पदों में आप 3 से गुणा करिए। तो 9 त्रिक 27x, 4 तिहाई 12y बराबर 3 दूनी 6000 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। भाई हमने समीकरण 1 के तीनों भागों में, तीनों पदों में 3 से गुणा कर दिया समीकरण 1 के, तो ये हो जाएगा। अब समीकरण 2 में जो है वो 4 से उसके प्रत्येक पद में गुणा करेंगे, तो 4 सते 28 हो जाएगा। भाई 4 से गुणा करें, 4 सते 28, और 4 तिहाई 12y, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8000। ये समीकरण नंबर 4। अब आप देख रहे होंगे कि समीकरण 3 और 4 में जो मुझे प्राप्त है वो y के गुणांक सेम है। अब y के गुणांक सेम के साथ साथ उनके चिन्ह भी समान है, तो आपको घटाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण कितना, 4, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। अब आपको क्या करना है, घटा देने, घटाने पे चिन्ह बदल दिया करते हैं, तो माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी ये तो कट गया। अब ये 28 में से 27x निकल जाएगा, तो 28x में से 27x निकाल दोगे तो बचेगा केवल -x, और यहाँ 8000 में से 6000 आप निकाल दोगे तो बचेगा माइनस में 2000 बचेगा। नहीं सुना भाई, 28x में से 27x निकलेगा तो -1x बचेगा, y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8000 में से 6000 निकल जाएगा, 2000 आएगा, यानी माइनस माइनस से कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, x बराबर 2000। x बराबर कितना आ गया, 2000। ओके, अब x का मान मिल गया, तो x का मान मिल गया तो y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। अब कैसे लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 4y बराबर कितना, 2000। ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 गुणे x का मान 2000 माइनस 4y बराबर कितना, 2000, ठीक है। ये 9 दूनी 18000 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, माइनस 4y बराबर कितना, ये 2000, ठीक है। ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 4y बराबर 2000 माइनस कितना हो जाएगा, 18000, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 4y बराबर कितना जाएगा, 18000 में से अगर 2000 निकाल देंगे तो 16000, वो भी नेगेटिव में आएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर, ये इधर गुणा इधर आके भाग, माइनस 16000 बटे में कितना, -4, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, वो आ जाएगा 4000, ठीक है। तो y का मान कितना आया, 4000। यानी अब आप क्या मान रखे थे कि, अब ये हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा था, y का मान निकल गया। अगर आप इनका प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात करना है, फिलहाल y से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन हमने निकाल लिया। अब मासिक आय क्या है, आपने मान रखा था कि a की मासिक आय क्या थी, a की मासिक आय आपने मान रखा था, मासिक आय कितना मान रखा था,
9x, यानी हो जाएगा ये 9 दूनी 18। भाई आपने x का मान 2000 निकाल रखा है, तो इसका मतलब है 18,000 कौन कमाता है? ये 18,000 रुपये कमाता है ए। और बी की मासिक आय क्या हो जाएगी? बी की मासिक आय वो कितना जाएगी? वो आपने 7x मान रखा था, यानी 7 गुणे 2000, यानी हो जाएगा 14,000 रुपया। ये कौन कमाता है? ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, तो ये y का मतलब निकालने का मतलब ही नहीं था, x से काम चल जाता, क्योंकि मुझे क्या निकालना था? उसकी मासिक आय निकालना था। तो x है दोनों के साथ, तो x के मान से इसमें गुणा कर देंगे तो a की मासिक आय निकल जाएगी, और x के मान से 7 में गुणा कर देंगे तो 20 की मासिक आय। अच्छा, अगर मुझे खर्च भी पूछता तो क्या करते हैं? तो खर्च पूछता तो इसमें तो a का खर्च कितना हो जाता? अब आया खर्च है y बराबर कितना? 4। इसका मतलब है a का जो खर्च है 8,000 आएगा और b का जो खर्च है वो 12,000। ठीक है ना? तो ये इस समीकरण का क्या है, इस क्वेश्चन का जो है ये सॉल्यूशन था। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। चलते हैं अगले वीडियो पर, अगले प्रश्नावली पर चलते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है। ये जो प्रश्न दूसरा है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जान लीजिए। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक ना? और इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं आप इसको अच्छे से जरूर कंसंट्रेट होके देखिए। ठीक है, चलते हैं। प्रश्न क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप ये बताइए, अगर कोई 2 अंकों की संख्या है तो उसमें 2 चीजें तो स्वाभाविक होना तय है, उसमें एक इकाई होगा, एक दहाई होगा। अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या है तो 100% उसमें एक इकाई होगा, एक दहाई होगा। अब अगर मुझे इकाई और दहाई के अंक पता हो जाता तो हम उन अंकों से संख्या बना सकते थे, लेकिन मुझे उन संख्या के अंकों को ही नहीं पता है, वो अंक ही मुझे नहीं पता है, इस वजह से हम वो अंक मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे? हल में लिखेंगे आप, माना इकाई का अंक संख्या का इकाई अंक है, उसको कितना मान ले? वो x, तथा संख्या का कितना? दहाई अंक, वो कितना मान ले? वो y मान ले। ठीक है ना भाई? अब अगर आपको संख्या के अंक पता हो गए तो आप संख्या आसानी से बना सकते हो। सपोज करिए आपको इकाई दिया है 5, ठीक है, और दहाई आपको दिया है 2। इकाई दिया है 5 और दहाई जो है वो 2 दिया है, तो संख्या क्या बनेगी? आप ध्यान रखना, जब भी आपको इकाई और दहाई के अंक पता हो तो आप दहाई वाले में 10 से गुणा करिए और इकाई वाले में 1 से गुणा करके जोड़ लीजिए। तो उनको गुणा करके जोड़ने पर जो मिलेगा वही संख्या होगी। ठीक है, दहाई वाले में 10 से गुणा करिए और इकाई वाले में 1 से गुणा करके दोनों को जोड़ लीजिए, और जो आपको योगफल प्राप्त होगा वही वो क्या होगी? संख्या। तो यहाँ आपको इकाई अंक प्राप्त है, x है, और दहाई अंक कितना है? y है। तो अगर आपको संख्या बनानी हुई तो कैसे बनाओगे संख्या? दहाई वाले में 10 से गुणा करोगे, तो दहाई यहाँ कौन है? y है, तो y में 10 से गुणा करोगे 10y हो जाएगा, और जोड़ोगे इकाई वाले को, इकाई में 1 से गुणा करके, इकाई कौन है? x है, और x में 1 से गुणा करोगे तो उसके मान में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये संख्या मिल गई कब? जब हमारा इकाई क्या था? x और दहाई y था, तो मुझे संख्या मिल गई। ठीक है ना? अब यहां से यहां देखेंगे कि प्रथम शर्ता अनुसार क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ये अंक हैं,
इन्हीं दोनों अंकों का योग जो है वो 9 है, यानी हो जाएगा अंकों का योग कितना हो जाएगा, x धन y बराबर कितना 9 ना। कहता है ये जो दो अंकों की संख्या के अंक हैं, इन्हीं अंकों का योग कितना है, वो है 9, यानी आपका इकाई कितना था, वो था कितना x और दहाई था y, ये दोनों अंकों का योग जो है वो 9 है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अच्छा, एक बात ये कहें कि अगर आप कहें कि अंकों को उलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, क्या हो जाएगी? अगर आप अंकों को उलट देंगे तब कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तब बताइए, अगर जैसे सपोज करिए आपको संख्या मिला है 25 और अगर आप अंक इसके पलट दोगे, यानी ये वाला यहाँ चलाएगा और ये वाला यहाँ चलाएगा, तो संख्या बन जाएगी 52। मतलब है पलटने का मतलब क्या होगा, जो इकाई पे था वो दहाई पे चला जाएगा और जो दहाई पे था वो इकाई पे चला जाएगा ना। तो अगर अंकों के स्थान बदल देंगे तो जो हमारा दहाई था वो इकाई हो जाएगा और जो इकाई था वो दहाई हो जाएगा, यानी अगली बार क्या हो जाएगा, आपकी बार दहाई हो जाएगा x, और मुझे अगर संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें 10 से गुणा करेंगे, और जो दहाई था वो इकाई हो गया, उस इकाई में 1 से गुणा करके जोड़ दिए तो मुझे संख्या मिल गई ना। बस नहीं, अब यहां से लिखेंगे द्वितीय शर्ता अनुसार, द्वितीय शर्ता अनुसार। अब ये बताइए, वो कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या जो आपने ऊपर निकाल रखा था, ये संख्या, इसी संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना कौन सी संख्या जो आपने ऊपर निकाला था, इस संख्या का 9 गुना क्या हो जाता है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटने से कौन संख्या बनी है, यह है 10x धन y, ये संख्या के अंकों को पलटने से संख्या बनी है, इसका 2 गुना क्या है, वो बराबर है। मतलब इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से या पलटने से जो संख्या बनी है उसका वो कितना है, 2 गुना है, तो यानी हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, जो संख्या मुझे प्राप्त थी उसमें 9 से गुणा किया और जो संख्या के अंकों को उलटने से संख्या मिली थी उसमें 2 से गुणा कर दिया। अब यहाँ से कितना जाएगा, ये 9 दहा में 90 y जाएगा और ये हो जाएगा कितना 9x, ये कितना हो जाएगा, ये 10 दूनी 20x ना, और ये हो जाएगा 2y। अब ऐसा करते हैं कि y वाले को एक साथ कर लें और x वाले को एक साथ कर लें, तो यहाँ से y इधर ले आइए, तो 90y ये आएगा -2y और उधर कितना था 20x और ये आएगा -9x ना। अब ये घटेगा तो कितना आएगा 88y आएगा और ये कितना आएगा 11x आएगा। ओके, अब यहाँ से ये इधर क्या है, गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा कि 88y बटे में 11 बराबर x। भैया 11 इधर आके भाग हो जाएगा और ये 11 से अगर 88 को काटेंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8y बराबर कितना आएगा x। ठीक है, इसको समीकरण हम कितना बना लेते हैं 2। अब आप देख रहे होंगे प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब क्या लिखोगे, लिखोगे समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, यही तो समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर 9 है और x का मान आपने निकाल रखा है कितना 8y, तो 8y धन y बराबर कितना 9, यानी 9y बराबर 9, तो 1y बराबर 9 बटे 9, यानी 1y बराबर केवल 1 आएगा। और जब y का मान निकल जाएगा तो y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है, 8y बराबर क्या x और y का मान 1 आया है, यानी हो जाएगा x बराबर 8 आएगा। कितना आया, x मान आ गया 8। अब x का मान 8 आ गया और y का मान 1 आ गया। आपने क्या मान रखा था, दहाई का अंक क्या हो जाएगा
बताएं आप, दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई का अंक क्या हो जाएगा? आपने y मान रखा था दहाई का अंक, तो y बराबर कितना आ गया? 1। और इकाई का अंक कितना आ गया? इकाई का अंक जो है वो कितना आ गया? आपने कितना मान रखा था? x मान रखा था, तो इसका मतलब है 8 आया। अब बताइए, अगर इकाई आपको 8 है, दहाई आपको 1 दी गई है, तो संख्या क्या बनेगा? संख्या बन जाएगा 1 दहाई 8 इकाई, मतलब 18। ठीक है, तो संख्या क्या बनेगी? 18। और यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था। सुना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फिर से एक बार कह रहे हैं, ठीक है ना। और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं, थोड़ा सा आपको अंकों का उलटफेर करना है। ओके, तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, कहता एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। ठीक है, तो पुस्तक का हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न सिंपल है लेकिन अच्छा प्रश्न है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितने कि उसने उस पुस्तक को खरीदा था। जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था उतने ही रुपए का वो लाभ, उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया। तो पूछ रहा है कि जो पुस्तक है उसको उसने कितने रुपए में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, कैसे करोगे? माना पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्या मान लेंगे? क्रय मूल्य कितना मान लें? x रुपए मान लें। ठीक है, तो अगर पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपए है ना, ये हमने मान लिया। अच्छा, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य पुस्तक का कितना आपको दे रखा प्रश्न में, कितना है? वो 24 रुपए है। कितना है? 24 रुपए है। अच्छा, कितने प्रतिशत का लाभ होता है? प्रतिशत लाभ कितना है? आप कह रहे हो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका वस्तु का क्रय मूल्य था, जितने रुपए में खरीदा था। तो x रुपए क्रय मूल्य है, तो इसका मतलब है x% का उससे लाभ भी होता है। अब यहां अप्लाई क्या करोगे फार्मूला? यहां से एक अगर बात कहें कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर, यहां से अगर हम लाभ बराबर निकालें तो लाभ का फार्मूला होता है, आप जानते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है वस्तु का? 24 रुपया। बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं, जिस वस्तु पे बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहता है। तो उसका क्रय मूल्य कितना है? x, यानी उसका लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया 24 माइनस x। अब आपको एक ये अप्लाई करना है कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है। आपको पता होगा कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे कितना होता है? 100 होता है ना। अब ये आपको प्रतिशत लाभ दिया है, कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है? x% का लाभ ना। लाभ आपको दिया है 24 माइनस x, ऊपर आपने निकाल रहा है लाभ, और x आपको ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य भी आपको पता है, बड़ा गुणे कितना? ये 100। ठीक है, ये इधर ये भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी x² बराबर ये हो जाएगा 24 माइनस x गुणे कितना? 100, यानी गुणा कर दीजिए, x से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2400 माइनस कितना हो जाएगा? 100x। इसको एक साइड लाइए तो यानी x² माइनस प्लस हो जाएगा 100x आके इधर, ये माइनस हो जाएगा 2400। ठीक है, ये क्या बन गया? ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को आपको हल करके इसका फैक्टराइजेशन मेथड से या द्विघाती सूत्र से ये हल करना आपको हमने चैप्टर नंबर 4 में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ चैप्टर नाम से पढ़ा हुआ है पूरा वीडियो, उसको जरूर देखिए। तो ये द्विघात समीकरण है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? हम यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए।
ना, ऐसे बताया है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा। अब बीच वाले पद 100 को इस प्रकार से दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पे कितना है 2400, जोड़ने घटाने पे 100। तो ये अगर हम 60 और 40 ले लें तो 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2400 आएगा। तो यानी पेयर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस कितना 40x और माइनस कितना 2400 बराबर कितना 0। अब दो का जोड़ा बना लीजिए, पहले जोड़े में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 60 आएगा, और दूसरे जोड़े में 40 कॉमन है तो 40 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना आएगा। दूसरा कोई जोड़ा बनाते हैं, ये जोड़ा काम नहीं करेगा, ठीक है। यहां ले कि 12 दूनी 24 कितना 12, 120 में से अगर हम 20 निकाल देते हैं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 120x लिख लीजिए और माइनस 20x। भाई अगर 120 में से आप 20 घटा देंगे तो 100 आएगा, और गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 2400 आएगा। इसका मतलब ये भी पेयर जो है ये एलिजिबल है, बराबर कितना 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस कितना आएगा 1200 आएगा, और यहाँ से माइनस 20 कॉमन लीजिए तो ये माइनस की वजह से अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये कितना जाएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, x प्लस 1200 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस 20 एक ब्रैकेट में, बराबर कितना 0। अब दो गुणनखंड होंगे, दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से जीरो कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा, x प्लस 120 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 120 आएगा ना। अब दूसरा क्या है, x माइनस 20 को 0 करोगे तो x बराबर कितना आएगा 20। अब x के दो मान मिले हैं, ठीक है, x के दो मान मिले हैं, एक मिला है माइनस 120 और एक मिला है 20। तो बताइए क्या किसी वस्तु को नेगेटिव में खरीदा जा सकता है, क्या किसी वस्तु का क्रय मूल्य ऋणात्मक हो सकता है, कभी नहीं। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आपसे कहा जाए कि आपने ये कलम कितने रुपए में खरीदा था, तो आप कहोगे कि नहीं, ये नहीं कहोगे कि -5 रुपए में खरीदा था ना, कि -10 रुपए में खरीदा था, नहीं, हमेशा आप जो भी बताओगे पॉजिटिव संख्या बताओगे, यानी x का मान क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा और इसको नहीं लिया जाएगा। तो आपने क्या माना था कि पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 20, ठीक है, 20 रुपए, यानी उस पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है 20 है, और उतने ही प्रतिशत का उसको लाभ भी हुआ था। अगर ये पूछा जाए कितने % का लाभ हुआ तो उसका मतलब है 20% का लाभ हुआ। आशा करता हूँ समझ आ गया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि